दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स की और आपको बताना चाहूँगा आज से करंट अफेयर्स की जो भी क्लासेस होंगी वो मेरे द्वारा आप सभी को पहले की भांति प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभिषेक सर की क्लासेस अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कुछ कारणवश जो है अभिषेक सर अब इस चैनल पर अवेलेबल नहीं रह पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल के 2026 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके लिए हमने इसमें काफ़ी सारे नए सेगमेंट भी ऐड किए हुए हैं। मतलब आपको एमसीक्यू मिलेगी और उसके साथ में आपका उसको डिटेल भी मिलेगा, प्लस जो स्टैटिक जीके है उसका वो भी आपको मिलेगा, और प्लस जो एब्रीविएशंस यूज होती हैं वो भी। तो हमने काफ़ी वाइड एंगल करंट अफेयर्स का फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर रखा है। आप लोग इस सेशन को लास्ट तक देखेगा और लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन ऑफ द डे से अगर हम इस वीडियो की शुरुआत करें तो हु वॉज क्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड 2026, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 की विजेता कौन बनी है, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और ये पूरा जो सेशन है वो लगभग 43 स्लाइड्स के आसपास में है, और इस पूरे स्लाइड्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए डिटेल्ड में तो वो हमारा जो करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन है वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पर आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में जो ईयरली करंट अफेयर्स है उसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड कराऊँ जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड यहाँ पर है। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के तौर पर हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बारे में अगर थोड़ा सा डीप बात करें तो 21 अप्रैल 1947 का वो दिन था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने पहली बार फर्स्ट बैच ऑफ सिविल सर्वेंट था उसको यहाँ पर एड्रेस किया था। और जो सिविल सर्विसेज हैं उनको ये भी कहा जाता है कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि भारत की जो प्रणाली है, पूरी जो डेमोक्रेसी है, इसको रन करने के लिए जो सिविल सर्वेंट है उनकी नीड यहाँ पर होती है। तो इसमें जो की सर्विसेज हैं उसमें आपने देखा होगा कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये इन्वॉल्व यहाँ पर रहते हैं। और ये जो डे है वो कंडक्ट किया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा। सिविल सर्वेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जब कभी गवर्नमेंट में बनाई जाती है तो उसमें सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो अपना बहुत ही हाई लेवल का क्वालिटी ब्रेन यूज़ करते हैं, और वही जो पॉलिसी है वो ग्रामीण तक पहुंचती है। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर एक बार रीड करिएगा। वैसे पीडीएफ जब आप डाउनलोड करोगे उसमें आपको ये वाला कंटेंट मिल जाएगा। इसमें कहा गया कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में जो पीडब्ल्यूडीज दिव्यांगजन हैं उनको एसएलआरडी और एलएसआरडी कोच में यात्रा की अनुमति दे दी है, लेकिन केवल तभी जब उनके पास में कौन सा गेम चेंजर पहचान पत्र हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो अभी क्या हुआ है कि जो इंडियन रेलवे हैं उन्होंने जितने भी लोग हैं जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकली चैलेंज है, अगर उनके पास में यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड होगा तो वो लोग जो है एसएलआरडी और एलएसआरडी कोच में यात्रा कर पाएंगे। अब ये कोच होते क्या हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे। बट इंडियन रेलवे जो है उन्होंने अभी अलाउ किया है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे किसी को कोई तरीके की डिसेबिलिटी है तो वो अब अनरिजर्व कोचेस रिजर्व फॉर दिव्यांगजन इन मेल एंड एक्सप्रेस टेंस, इसमें जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में केवल एक ही बात है कि यूडीआईडी कार्ड उनके पास होना चाहिए, तभी उनको ये जो कंसेशनल फेयर का जो वेवर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, और पीडब्ल्यूडीज विल बी ट्रीटेड एज अ बोनाफाइड पैसेंजर्स वैलिड ट्रेवल अंडर लॉ। तो इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए तभी उनको यहाँ पर रियायत दी गई है। तो ये जो एसएलआरडी और एलएसआरडी लगेज कम ब्रेक बैन कोचेस होते हैं इसमें इनको अनुमति दी गई है, लेकिन अगर कहीं पर कोई मिसयूज किया जाएगा तो इनको पेनलाइज भी किया जाएगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पर एक डेटा शेयर करना चाहूँगा, जो स्क्रैप मोनेटाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025-26 में टारगेट था 6000 करोड़ का, लेकिन जो भारत सरकार है इसने अचीव किया है 6816 6813.86 करोड़। तो ये एक्सीड कर चुका है टारगेट से। और 24-25 में ये जो टारगेट था वो 5400 का था और इन्होंने अचीव इतना किया था। मतलब ये है कि जो इफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट है इससे कितना रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि स्टैटिक जीके में काफ़ी कुछ है, बट एसएलआरडी की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीटिंग कम लगेज रेक विद डिसेबल्ड फ्रेंडली कंपार्टमेंट। और जो एलएसएलआरडी है ये है लगेज कम सीटिंग कम लगेज रेक फॉर डिसेबल। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फुल फॉर्म्स है ना ये भी कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछी आती है। यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है, और एपिक क्या है, ई टिकटिंग फोटो आइडेंटिटी कार्ड फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये है, तो इनका आपको फुल फॉर्म और एब्रीविएशन जरूर पता होना चाहिए। और स्टैटिक जीके के सेगमेंट में अगर हम
बात करें कि इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1853 में इसकी स्थापना की गई थी और जो फर्स्ट ट्रेन इंडिया है ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और मिनिस्ट्री कौन सी ऑपरेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रेल म्यूजियम है ये कहाँ पर बना हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेलवे एक्ट 1989 ये यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है अगर कोई भी किसी को पेनलाइज किया जा रहा है और अगर किसी ने कोई रूल ब्रेक किया हुआ है तो जो प्रोविजंस हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत होते हैं यहाँ पर। तो गवर्न रेलवे ऑपरेशंस एंड पेनल्टीज जो है वो 1989 रेलवे एक्ट के अंतर्गत की जाती हैं। और यूडीआईडी प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनका बनाया हुआ है, तो इनके द्वारा इस प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर इन्फोर्स किया गया है। और एक टर्म है दिव्यांगजन। दिव्यांगजन जो है नरेंद्र मोदी जी इन्होंने इस टर्म को प्रमोट किया था काफ़ी ज़्यादा कि विकलांग नहीं कहा जाएगा, अब इनको दिव्यांगजन यहाँ पर कहा जाएगा। इंडिया पोस्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 में 15% से अधिक की जो वृद्धि है वो यहाँ पर दर्ज की है और राजस्व 15,296 करोड़ तक पहुँच गया है। ये अपने आप में एक बहुत रिमार्केबल ग्रोथ है। और इस ग्रोथ के साथ में कौन सा सबसे बड़ा जो मेजर सेगमेंट है वो यहाँ पर निकल कर आगे आया है। तो अगर बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर की आपसे बात पूछी जाएगी तो ये है पार्सल सेगमेंट। यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो एनुअल रिव्यू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, तो इसमें जो पार्सल सेगमेंट है ये सबसे आगे निकल कर आया है और इसका जो रेवेन्यू सर्ज है वो 69% पहुंचकर कितना हो गया है? 1133 करोड़ पहुंच चुका है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो टोटल रेवेन्यू है वो हुआ है 15,296 करोड़ और लगभग इसमें 15% से अधिक की वृद्धि हुई है, तो ये 16% पर ईयरली ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन ये पहुंच गया है 1133 करोड़ जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर कहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेंगे कि जो इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है इसने जो 16% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की है, तो पहले ये था 13,218 और उससे बढ़कर अब ये 15,296 करोड़ पहुँच चुका है। पहली बार जो ईयरली ग्रोथ है वो इतना यहाँ पर हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फैक्ट रहेगा। और जो ये रिव्यू हुआ है इस रिव्यू की चेयरिंग, देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी जब इंडेक्स जारी किया जाता है या कोई भी रिलीज़ किया जाता है आंकड़े, तो वहाँ पर एक चेयरमैनशिप होती है। तो ये हुई है यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके द्वारा। और अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो जो इंडिया पोस्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व होती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। 1854 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और अगर हम इसके नेटवर्क की बात करें तो लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जो बड़े लार्ज पैकेट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं इंडिया पोस्ट के द्वारा, चाहे छोटा पैकेट हो। ट्रेन के अंदर पूरा का पूरा एक कोच होता है, तो ये एक लार्जेस्ट जो पोस्टल नेटवर्क है उसके तौर पर इसको जाना जाता है। यहाँ पर POSB का मतलब पूछा जा सकता है, तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होता है जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज आपके लिए। PLI का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। और RPLI ये रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जो 1995 में जारी किया गया था। ये जितने भी आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ ये सब आपको PDF फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, तो आप करंट अफेयर्स फंडा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और POSB की फुल फॉर्म PLI, RPLI और CCS। RPLI का मतलब है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, PLI मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है और इनका मोटिव भी लिखा हुआ है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस स्कीम फॉर द गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयज़। अगर हम बात करें CCS की, तो ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज डिलीवरी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, जो गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है। आप देखते हैं कि कभी आपका कोई ऑफर लेटर जारी होता है तो वो जो पूरा इन्वेलप है वो किसके थ्रू आता है? डाक से आता है, इंडिया पोस्ट के द्वारा आता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है। तो यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सबसे बड़ा मेजर रोल रहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लॉन्च के मात्र 3 महीने के भीतर UIDAI ने आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन के तहत 100 संस्थाओं को जोड़ा। तो ऐसी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी संस्थाएं विद इन जस्ट 3 months ऑफ द लॉन्च ऑफ द UIDAI ऑनबोर्डेड 100 मेजर एंटिटीज अंडर द आधार ऑफलाइन वेरिफिकेशन। तो इनका जो करेक्ट टर्म है इनके लिए यूज़ किया जाता है वो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं OBSEs। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि OBSEs का क्या काम होता है। तो OBSEs जो हैं वो UIDAI ने अभी इनको 100 ऐसी संस्थाएं इनको यहाँ पर
जोड़ा है, तो इनको हम लोग OBSEs कहते हैं। और इनके मेजर क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिक्योर कंसेंट बेस्ड पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना। और जो मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। और की फीचर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी UIDAI सेंट्रल डेटाबेस देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। प्राइवेसी पर फोकस है, इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पर लगाया गया। और QR बेस्ड वेरिफिकेशन है, डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। अगर हम बात करें कि UIDAI की, तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। UIDAI, जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आधार और मैनेज करता है पूरे इस इकोसिस्टम को, आधार को इशू करना और पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और UIDAI ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY के अंतर्गत में। और जो आधार एक्ट 2016 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड कराता है आधार के लिए। और 12 डिजिट का यूनिट जो है आइडेंटिटी नंबर होता है आपका। और इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है आधार अपनी सेवाएं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर कहा गया कि भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। तो इंडिया एंड साउथ कोरिया, इन्होंने अभी बहुत मेजर बायलैटरल रिलेशनशिप, अपने जो फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप है इसके अंतर्गत यहाँ पर डेवलप किए हैं। तो इनका जो अगला टारगेट है वो है कि $50 बिलियन तक जो है अपने आप को लेकर जाना और इन संबंधों को जो है इस पार्टनरशिप को आगे मूव करना। तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत और साउथ कोरिया, इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया ROK भी बोलते हैं, तो इन्होंने अपने जो टाइज पैक्ट हैं, मतलब जो दो देशों के बीच में जो समझौते होते हैं, इनको नया नाम दिया गया है फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप। और इसके तहत जो अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अभी स्टेट विजिट जो हुई है वो प्रेसिडेंट ली जेई म्योंग की भारत में हुई और हैदराबाद हाउस में ठहरे यहाँ पर। तो 25 की आउटकम्स यहाँ पर अनाउंस किए गए, जिसमें स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन मुख्य भूमिका में रहेंगे। अगर हम बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमिक टारगेट की, तो करंट ट्रेड जो है वो 27 बिलियन का है और इसका टारगेट है 2030 तक $50 बिलियन हो जाने का। और इसमें भी नए इनिशिएटिव कुछ लिए गए, जैसे कि इंडिया कोरिया फाइनेंशियल फोरम और कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन इंडिया, तो इनको यहाँ पर मेजर डेवलप करना। और जो जॉइंट स्ट्रेटजिक विज़न है इंडिया ROK स्पेशल का, तो इसमें आप देखेंगे कि एक तरीके से भारत और कोरिया का एक डिजिटल ब्रिज यहाँ पर, जिसका फोकस होगा AI के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर और IT के ऊपर, ताकि यहाँ पर इन सेक्टर्स को बूम मिल सके। और CEPA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। ये एक तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में, भारत और साउथ कोरिया के बीच में। और GGI इसको बोलते हैं ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, तो ये बेसिकली प्रमोट करता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। स्टैटिक जीके में मैं कहूँगा कि कैपिटल करेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और भारत और साउथ कोरिया रिलेशंस की अगर हम बात करें, तो ये स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है 2015 से। और CEPA इंडिया और कोरिया जो साइन हुआ था 2010 में हैदराबाद हाउस में, और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इन पॉइंट्स को यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। और आप अगर आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है गुड़गांव, इंडिया में। तो हम लोग साथ में पैरेलली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हैं और जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते भी हैं। तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2500 से अधिक कारीगरों को ChatGPT और जेमिनी जैसे AI टूल्स प्रशिक्षण देने के लिए किस मंत्रालय ने पहली बार इस तरह की पहल शुरू की है। तो अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव टू ट्रेन ओवर 2500 आर्टिशियंस इन AI टूल्स लाइक ChatGPT एंड जेमिनी। तो ये जो मेजर यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है वो किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको हम लोग MSME कहते हैं, इसके द्वारा। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, तो आप ऐसा मानकर चलेगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है वो ट्रेन करेगी 2540 आर्टिशियंस को, ताकि ये लोग जो है AI का जो है कंप्लीट यूज़ कर पाएँ और AI से अपने आप को ये एम्पावर करें और जो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसको ऑप्ट यहाँ पर ये कर पाएँ। तो ये पहली इस तरीके की ऐसी योजना है जो AI प्लस ट्रेडिशनल स्किल्स इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर की जाएगी। और इसमें ChatGPT, गूगल, जेमिनी, इंडस, इन सबको यहाँ पर किया गया है। इनका मेन यही है कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर इंगेजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सीख पाएँ। और जो हाईएस्ट बेनिफिशरीज़ हैं वो आते हैं, अगर स्टेट वाइज हम पार्टिसिपेशन यहाँ पर करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,
राजस्थान और बिहार। यहाँ पर इनको स्किल्स यहाँ पर 2543 जो आर्टिसंस हैं इनको यहाँ पर स्किल्स किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 2023 में लॉन्च की गई थी। इसका मेजर काम यही है कि सपोर्ट करना ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड जो क्राफ्ट्स पीपल हैं इनको। और मिनिस्ट्री ऑफ द एमएसएमईज इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस स्कीम में स्किल ट्रेनिंग, टूल किट, इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। फोकस सेक्टर्स क्या हैं, जैसे कि कारपेंटर हो गया, ब्लैक स्मिथिंग हो गया, पोट्री हो गया और टेलरिंग हो गया। और एमएसएमईज की बात की जाए तो ये भारत में जो एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी है इस सेक्टर को जो है रन कर रहा है एक तरीके से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। यहाँ पर कहा गया कि हाल ही में दिवंगत हुए बलबीर पुंज, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रख्यात लेखक बताया, किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? तो बलबीर पुंज, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो पीएम मोदी जी ने इनको जो एक प्रोलिफिक राइटर के तौर पर इनका नाम दिया। और ये बीजेपी से ही आते थे, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता थे। और आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएम मोदी जी ने बहुत ज़्यादा दुख जो है अपना गहरा दुख यहाँ पर दिखाया है इनकी डेथ के बाद में। और ये एक नोटेड राइटर, थिंकर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। इनको प्रोलिफिक राइटिंग्स ऑन नेशनल रीजनरेशन के तौर पर इनको जाना जाता है। और इनकी जो लेखक हैं, जो एक तरीके से जो इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, इनको वर्ल्ड वाइड वेब काफ़ी ज़्यादा विख्याति इनके लिए है। और पार्लियामेंट्री रोल की बात करें तो फॉर्मर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी और फैक्ट बेस्ड थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग डिबेट्स में इनको जाना जाता था। और पॉलिटिकल एसोसिएशन बीजेपी था इनका। और अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो एमपीज़ होते हैं तो आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा होती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बाई कैमरल होती है। बाई कैमरल मतलब हमारे पास में दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी का उदय हुआ था और इसकी आइडियोलॉजी नेशनलिज्म, कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पर उभरी है। यहाँ पर बात करें, भारत ने हाल ही में मोजाम्बिक को 10 हाई पावर लोकोमोटिव निर्यात किए हैं। और ये 3300 HP के इंजन हैं। ये किस उत्पादन इकाई में बनाए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बने हैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, जिसको हम लोग बोलते हैं VLW में। तो भारत ने रिसेंटली 10 हाई पावर जो लोकोमोटिव मोजाम्बिक हैं इनको यहाँ पर बनाया है। और आपसे पूछा रहा है कि कहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट इनका हुआ है, तो ये हुआ है बनारस लोकोमोटिव वर्क में। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यूनिट आप याद करेगा कि कितने हॉर्स पावर के हैं, तो ये 3300 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव हैं। मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पर हुए हैं ये ज़रूरी आपके लिए है। और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, यही मेजर विज़न है। आपको बोला जाएगा कि VLW क्या है, तो यह है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, क्योंकि ये एक मेजर लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत की। और अगर मैं स्टैटिक जीके में बात करूं तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और पहले इसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, DLW, बाद में चेंज हुआ। और मोजाम्बिक की बात करें तो इसकी कैपिटल है मापुटो। करेंसी यहाँ पर यूज़ होती है मोजाम्बिकन मेटिकल। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है आपको पता होगा 2014 में लॉन्च हुआ था। इसके अर्ज पर ही भारत में बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज़ और नए नए जो फर्म्स हैं उनको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने की छूट यहाँ पर मिली हुई है। और इसका मेजर यही है एम कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बूस्ट यहाँ पर किया जा सके। अच्छा, DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्क होता है, ओल्ड नेम है और पहले VLW के नाम से इसको जाना जाता था। अक्षय तृतीया के अवसर पर उड़ीसा सरकार ने चीफ मिनिस्टर किसान योजना के तहत 838.48 करोड़ जारी किए हैं। और इस योजना से कितने किसानों को लाभ हुआ है? तो अक्षय तृतीया, ऑन द ओकेजन ऑफ अक्षय तृतीया, उड़ीसा गवर्नमेंट रिलीज 838.48 करोड़ टू द फार्मर्स अंडर द CM किसान योजना। तो यहाँ पर जो किसान बेनिफिट है वो है 41.68 लैक्स, लगभग 41-42 लाख जो है किसान, इनको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो बेनिफिशरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपसे अप्रॉक्स नंबर पूछा है तो 40 से 41 लाख हो जाएगा। अगर आपको बहुत डेटा दिया हो तो 41.68 लाख पर ही आपको मार्क यहाँ पर करना है। और उड़ीसा के जो CM हैं वो हैं मोहन चरण मांझी। इन्होंने एक बहुत रिमार्केबल एक फॉर्मिंग सेशन दिया अक्षय तृतीया पर। तो यहाँ पर जो रिचुअल परफॉर्म्ड हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखी मुथी अनुकूला, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये सिंबलाइज करता है स्टार्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को। और यहाँ पर 838.48 करोड़ जो है वो डिसबर्स यहाँ पर किया गया है। अगर स्कीम में बात करें तो CM किसान योजना जो कि 4000 रुपये एनुअली 2 इंस्टॉलमेंट में आते हैं, PM किसान सम्मान
प्लान, ये आपको पता होगा। और इसमें 6000 एनुअली 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर रहते हैं। टोटल सपोर्ट जो है वो 10,000 पर फार्मर पड़ रहा है। पर्पज़ यही है कि जो फार्मर्स हैं इनको प्रिपेयर करना, इनको जो है एम्पावर करना है यहाँ पर। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी। और फेमस टेम्पल यहाँ पर है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। और अक्षय तृतीया ये एक हिंदू फेस्टिवल है, हाईली ऑस्पिशियस है और एसोसिएटेड है प्रॉस्पेरिटी एंड न्यू बिगनिंग्स के लिए। पीएम किसान स्कीम जो 2019 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनके द्वारा। और आपको पता है, अगर पूछा है कि खरीफ क्रॉप ये कब होती है, तो ये सोन होती है जून से जुलाई में, हार्वेस्टेड होती है अक्टूबर से नवंबर में। पॉस्को और जेएसडब्ल्यू स्टील ने हाल ही में $7.3 बिलियन का समझौता किया है। उड़ीसा में प्रस्तावित स्टील प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी यहाँ पर होगी, तो ये एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट सेरेमनी थी। और आपको बताना चाहूँगा कि पॉस्को और जेएसडब्ल्यू इनके बीच में 7.3 बिलियन की डील हुई है और इससे जो है 6 मिलियन टन्स की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर रहेगी। तो अगर मैं पॉस्को की बात की जाए तो ये है पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, और ये साउथ कोरिया की है। और साथ में जो जेएसडब्ल्यू है ये भारत की है। तो इन दोनों के बीच में अभी 7.3 बिलियन का एक एमओयू एग्रीमेंट साइन हुआ है यहाँ पर। और इसमें जो है मेजर पर्पज़ ये है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में इसको बिल्ड करना। और 50-50 का जॉइंट वेंचर यहाँ पर है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर 5.3 ट्रिलियन जो है ये यहाँ पर होंगे। और अगर हम पॉस्को की बात करें तो ये कंट्री जो है साउथ कोरिया के अंदर ये जो कंपनी है आपकी वो है यहाँ पर। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है ये। और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अंदर आती है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उड़ीसा की बात करी जाए तो यहाँ पर आयरन और रिजर्व जो है वो काफ़ी रिच हैं और इसीलिए इस जगह को चुना जाता है स्टील प्लांट्स के तौर पर। और अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स की तो ये कवर करता है एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द रॉ मेटेरियल टू फिनिश्ड स्टील। तो इसलिए यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें प्रश्न में कहा गया है कि नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट है, उसमें 2024 में भारत के व्यापार में एफटीए पार्टनर्स की हिस्सेदारी बढ़कर कितने स्तर तक पहुंच गई है। तो अगर हम बात करें नीति आयोग की तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट में जो शेयर है एफटीए पार्टनर्स का वो इंक्रीज़ हो चुका है 28.8% तक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें एफटीए पार्टनर्स की तो ये जो ट्रेड है ये कितना बढ़ा है, तो ये बढ़ चुका है 28.8%, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है और पहले ये था 4.6% था 2006 से। तो ये डेटा जारी हुआ है। और यहाँ पर मैं एक डेटा आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि जो डिक्लाइनिंग है पॉलिश्ड डायमंड का शेयर है वो गिरा है यहाँ पर और 60% तक डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। अगर हम 2020 की बात करें, नीति आयोग आपने इसका नाम सुना होगा। नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट 2025 में हुआ था। इसने प्लानिंग कमीशन को जो है रिप्लेस किया था और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, कई बार आपने सुना होगा एफटीए है क्या, तो एफटीए का मतलब होता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, टैरिफ्स हैं, उनको एक तरीके से एलिमिनेट करना और फ्री ट्रेड वहाँ पर मोबिलाइज होना। तो यही है एफटीए और नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आरबीआई ने हाल ही में एसजीबी 2020-21 सीरीज 7th के लिए प्री मैच्योर रिडम्पशन जो है वो यहाँ पर खोला है। प्रति यूनिट तय रिडम्पशन प्राइस कितना घोषित किया गया है, तो ये है 15,254। इतना जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जो रिडम्पशन प्राइस है वो यहाँ पर अनाउंस किया गया। आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका बेस प्राइस था वो पर यूनिट इशू प्राइस था 5,051 और इसमें रिटर्न 200% का प्लस कैपिटल गेन मिलाकर अगर देखोगे तो जो पर यूनिट है वो प्राइस हो जाता है 15,254 का। तो आरबीआई ने ये ओपन करा है प्री मैच्योर रिडम्पशन विंडो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं एसजीबी इसके लिए। और इशू डेट जो है ये थी 20 अक्टूबर 2020, लेकिन जो एलिजिबल फॉर अर्ली एग्जिट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में आप अर्ली एग्जिट कर सकते हैं। फुल मैच्योरिटी 8 साल पर थी और प्री मैच्योर एग्जिट ये भी अलाउ है लेकिन 5 साल के बाद में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और जो एसजीबीज हैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, इनको 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। इनका मेन एम था फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है हो रहा है उसकी जगह ये अल्टरनेट के तौर पर यहाँ पर आए थे। और IBJ इसकी बात की जाए तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है ये प्रोवाइड करता है गोल्ड प्राइस बेंचमार्क को।
और अगर SHCIL इस फॉर्म की बात करें तो ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसका मेजर एम ये है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज को। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। समृद्ध ग्राम पहल, जिसे हाल ही में WSIS प्राइज 2026 के लिए नामांकित किया गया है, किस प्रमुख डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजना के तहत लागू की जा रही है? तो ये जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है ये लॉन्च की जा रही है भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो कनेक्टिविटी हो रही है वो भारत नेट प्रोजेक्ट इसके थ्रू यहाँ पर है। आपको बताना चाहूँगा कि WSIS जिसको कहा जाता है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो इसका मेजर एम होता है प्रमोट करना ग्लोबल डिजिटल डेवलपमेंट को। और जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है इसको नॉमिनेट किया गया WSIS प्राइज 2026 के लिए, कैटेगरी है इनेबलिंग इन्वायरमेंट। लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOTs के द्वारा, और किसके अंतर्गत ये बनाया गया है? तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत इसको यहाँ पर बनाया गया है। अगर हम बात करें WSIS की, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस ITU का ये जो है एक इनिशिएटिव है यहाँ पर। और अगर हम भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करें तो 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम था जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है रूरल इंडिया में भी डेवलप हो पाए। और फर्स्ट समृद्धि केंद्र जो है इसका इनोग्रेशन उमरी विलेज, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसको इनोग्रेट किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। और मेजर इसका जो एम था वो था टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी, मतलब ज़्यादा लोगों तक जो इंटरनेट की समझ है, पहुँच है, वो वहाँ पर डेवलप हो पाए गाँव में, घर घर तक। इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था अंडर द समृद्धि जो केंद्र हैं, कई सारे वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किए गए थे। और वन स्टॉप सर्विस हब इन द विलेज, ठीक है। तो हर तरीके की सर्विस जो है वो एक ही जगह यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाए, तो ये था। और सर्विसेज अवेलेबल थी जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल, गवर्नेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कॉमर्स। तो इन सब चीज़ों से लोगों को अवगत कराना, दिस इज द बेसिक मोटिव ऑफ दैट मिशन। ओके, यहाँ पर कहा गया कि नवीनतम मंजूरी के बाद में 2026 में सरकार द्वारा अनुमत कुल गेहूं निर्यात की जो मात्रा है वो कितनी यहाँ पर है? आफ्टर द लेटेस्ट अप्रूवल व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द व्हीट एक्सपोर्ट परमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इन 2026। तो ये यहाँ पर की गई है 50 लाख मीट्रिक टन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एडिशनल 25 लाख मीट्रिक टन जो है व्हीट एक्सपोर्ट इसको अप्रूव कर दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट फार्मर्स को करना है, स्टेबलाइज डोमेस्टिक प्राइस करना और इम्प्रूव मार्केट लिक्विडिटी करना। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा इस मामले को देखता है, हैंडल करता है फूड सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। और जो रबी की क्रॉप के बारे में पूछा है तो ये अक्टूबर से दिसंबर में सो होती है और हार्वेस्ट होती है मार्च से अप्रैल में। वीट की बात की जाए तो ये मेजर रबी क्रॉप है भारत के अंदर। और MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP को हम कहते हैं। इस प्राइस पर जो गवर्नमेंट है वो क्रॉप्स किसानों से बाय करती है, तो एक प्राइस यहाँ पर फिक्स है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। ओमेगा बॉल, जिसे हाल ही में IIT मद्रास द्वारा भारत में प्रस्तुत किया गया है, इसकी खासियत क्या है कि इसमें एक साथ कितनी टीमें और गोल पोस्ट के लिए खेला जाता है? तो ओमेगा बॉल इसको रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो IIT मद्रास के द्वारा किया गया। ये एक यूनिक है क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो 3 टीम और 3 गोल्स होते हैं यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेते हैं। IIT मद्रास ने इंट्रोड्यूस किया है ओमेगा बॉल को भारत में, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, पहला इस तरीके का स्पोर्ट है जो भारत में खेला जा रहा है। पहले ये विदेशों में काफ़ी था, और विदेशों में जो खेलने वाली टीम है उसमें USA हो गया, ब्राज़ील हो गया, यूरोप ये ऑलरेडी शामिल है, लेकिन भारत में पहली बार है। तो इसका मेन प्लान है कि स्टेब्लिश किया जाए ओमेगा बॉल क्लब्स और नेशनल लेवल पर इस इवेंट को किया जाए। और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो कि IIT मद्रास कैंपस इसके द्वारा हेल्ड हो रहे हैं, और इसमें जो चेन्नई कॉलेज हैं और IIT मद्रास के स्टूडेंट हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। IIT मद्रास 1959 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। अगर हम बात करें इस गेम के फॉर्मेट की तो 3 टीम्स यहाँ पर साइमल्टेनियसली खेलती हैं। 3 गोल्स होते हैं ऑन अ सर्कुलर पिच। प्लेयर्स होते हैं 5 प्लेयर पर टीम में, टोटल 15 प्लेयर हो जाते हैं। मैच का ड्यूरेशन 39 मिनट्स का है और 3 हाफ्स में इसको डिवाइड किया गया है 13-13। तो पहला हाफ 13 मिनट का, दूसरा भी 13 मिनट का, तीसरा भी 13 मिनट का यहाँ पर होता है। तो ये मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स की काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, आप इसको ज़रूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं।
भगवन दास रायकवार, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनको पद्मश्री 2026 में किस पारंपरिक कला में योगदान के लिए दिया गया था? तो भगवान दास रायकवार, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो इनको बुंदेली जो मार्शल आर्ट है अखाड़ा, उसके लिए इनको जाना जाता था। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये एक पद्मश्री अवार्डी थे 2026 में, और बुंदेली मार्शल आर्ट के बहुत बड़े योद्धा कह सकते हैं हम इनको। और अवार्ड कैटेगरी अनसंग हीरोज सेगमेंट, उसमें इनको कंसिडर किया गया था। और अगर हम बात करें पद्मश्री की, तो ये भारत का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और पद्म अवार्ड अनाउंस 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर ये बेसिकली होते हैं। और बुंदेलखंड रीजन जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कवर एरिया करता है। अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने अखाड़ा स्टाइल बुंदेलखंड मार्शल आर्ट को काफ़ी प्रमोट किया, और उस्ताद के तौर पर ये चैम्पियन इनको कहा जाता है। और जो छत्रसाल व्यायामशाला है उसमें भी जो है इन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया। और अगर आपसे पूछा है कि लाठी इसको स्टाफ बोलते हैं, भाला इसको स्पीयर बोलते हैं, ढाल शील्ड, तलवार शॉर्ड और त्रिशूल ट्राइडेंट, तो ये सब जो हैं बुंदेली मार्शल आर्ट में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं, तो इनको आप ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा। नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 के 7वें संस्करण की अगर हम बात करें तो इसका जो थीमेटिक फोकस जो है वो यहाँ पर क्या था? तो जो की थीमेटिक फोकस की अगर आप बात करोगे तो ये जम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर यहाँ पर है। तो जो 7th एडिशन ऑफ द नीति आयोग ट्रेड वॉच क्वार्टरली Q3 जो ये हाइलाइट्स हैं, इसमें जो की थीमेटिक फोकस जो है वो रखा गया है जम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को। यहाँ पर देखिएगा कि जो नीति आयोग है इन्होंने 7th एडिशन लॉन्च किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली, और ये रिलीज़ किया गया है 22 चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के द्वारा, जिनका नाम है सुमन बेरी, इन द प्रेजेंस ऑफ द डॉक्टर अरविंद बिरमानी। 20 अप्रैल को ये जारी किया गया दिल्ली में। और नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। वाइस चेयरमैन करंट के कौन है? सुमन बेरी। और जम्स एंड ज्वेलर्स सेक्टर जो है ये वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट लेबर इंटेंसिव है। और इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मेजर इंडस्ट्रीज़ जो है वो सूरत गुजरात, और इसी को ही हम लोग मानते हैं डायमंड सिटी ऑफ इंडिया को भी। और अगर मैं ट्रेड डेटा को शेयर करूं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो ग्रोथ यहाँ पर हुआ है, इंपोर्ट भी ग्रोथ में है, सर्विस एक्सपोर्ट भी ग्रोथ में है। तो ये डेटा थोड़ा सा आप रीड एक बार कर लीजिएगा। पुराने क्वेश्चंस की बात करें तो बुल्लर लेक जो है वो है झेलम रिवर पर, और ये पूछा गया है कि लेक ऑफ फ्लावर्स ये लोटक लेक को कहते हैं। और क्रेटर लेक अगर बात की जाए तो ये मेटोर इम्पैक्ट है लोनार लेक में, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपसे सक्षम कोटा लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन विच स्टेट? तो ये केरला में है। और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट इन केरला, तो ये जानी जाती है बेमनाड लेक, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और ये आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता था, और लार्जेस्ट प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है, और करेंसी कौन सी है जापान की। हम चाहते हैं कि वाइड एंगल आंसर्स आप लोग प्रोवाइड करें। सौरो ऑफ विहार, ये बहुत बार जीके में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप टू द पॉइंट क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। और पूरी PDF सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंडा के जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड करिएगा। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम आपको वीकली, डेली और भी बेहतर टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं। आने वाले समय में आपको बहुत सारे नए सेगमेंट करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून। और अगर आपका कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8448169188 व्हाट्सएप पर, आपको कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी 9 AM to 6 PM। और हमारी टीम एक्टिव रहती है, आपके रिप्लाईज करेगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर देगी। थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम पर आप हमें एज यूजुअल फॉलो करिएगा, वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपडेट्स डालते हैं। तो सर्च करिएगा टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स फंडा और आपको हमारा पेज वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मेरा नाम है विकास शर्मा। अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा है तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और कॉन्टिन्यूटी बेहतर रहेगी आने वाले टाइम पर, और भी आपको बेहतर कॉन्टेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।